Hello everyone, how are you all? Myself Uma Tripathi, and as you can see on the screen, today we are going to deal with chapter 17 of the Indian Penal Code, right? आपने चैप्टर 16 की वीडियोस देख ली होंगी, आई होप सो, और नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इससे पहले मैं चैप्टर 16 आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसमें आई हैव गिवन एन ओवरव्यू ऑफ द होल सीआरपीसी कि पूरी सीआरपीसी में आपको क्या पढ़ना है, which sections are most important from the examination point of view, and as you all know that RGS notifications are out। तो देखो, आपने थंबनेल में देखा होगा कि वहाँ पे हम बात करने वाले हैं आज स्मार्ट स्टडीज से रिलेटेड। ठीक है, क्या होता है कि हम हमेशा ये चीज़ सुनते हैं, वी स्टूडेंट्स ऑलवेज हियर दिस थिंग कि भाई मैंने स्मार्ट स्टडी की, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, स्मार्ट स्टडी की, सो आई स्कोर्ड दिस दैट रैंक इन एनी पर्टिकुलर एग्जाम। बट वो टाइम कब आएगा जब कोई हमको इलिस्ट्रेट करके एग्जाम्पल के थ्रू ये बताए कि स्मार्ट स्टडी करते कैसे हैं। ये सिर्फ बोलना ही सफिशिएंट नहीं है। अब हम एक स्टेज ऊपर है, हमको ये जानना है कि स्मार्ट स्टडी होती कैसे, क्योंकि हमें भी करना है, राइट। वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेव आवर टाइम और रिजल्ट इफेक्टिव हो। ठीक है, कम समय में कम मेहनत करेंगे बट रिजल्ट 100% देंगे। इसी को बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हाउ कैन यू जज कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो या इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो कि नहीं। वो ऐसे होता है कि आपने देखा होगा कि हम सेक्शंस के की पॉइंट को लिखना है, ये इस पर हमेशा जोर देते हैं। ठीक है, जैसे आपने 378 अभी पढ़ेंगे तो मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ नोट डाउन द की पॉइंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। क्यों बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते कि सिर्फ वो की पॉइंट्स ही पता होने हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि एक स्टेज आती है स्टूडेंट प्रिपरेशन में। वो स्टेज ये है कि जब की पॉइंट्स देखकर हमको पहली चीज़ पूरा सेक्शन याद आ जाए। क्या याद आ जाए, किस किस सेक्शन में दिया था। लाइक की पॉइंट्स देके याद आ गया, थेफ्ट के की पॉइंट्स है, ठीक है, थेफ्ट किस सेक्शन में दिया है, 378। उसके साथ साथ जो एक अब और ऊंचे लेवल की बात है वो ये है कि सेक्शन तो याद आया, उसके बाद ये भी याद आ रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट। जिस दिन आपको ये चीज़ याद आ गई ना, आप समझिए ना कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। आपको कहीं से भी ना किसी के पास जाने की, परेशान होने की ज़रूरत है कि बताओ मैं कैसे पढूं। ऐसे ही पढ़ना है, कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक फॉर्मूला अपनाओ, उस पर ही चलते रहो। ठीक है, ट्राई टू ग्रो इन योर ओन माइंड। आप अपने दिमाग में लगातार ग्रो करने की कोशिश करिए। मान लीजिए पहले एक स्टेज थी जब आपको यही नहीं पता था कि चैप्टर 17 किस चीज़ से डील करता है। ठीक, आज एक दिन है जब आपको ये याद है कि चैप्टर 17 ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी से डील करता है। आप एक स्टेप ऊपर आए। ठीक, उसके बाद एक दिन आएगा कि आपको ये याद रहेगा, 110% याद रहेगा, पूरी क्लैरिटी के साथ याद रहेगा कि चैप्टर 17 कहाँ से कहाँ तक है। 378 से लेके 462, लेट मी चेक, आई थिंक इट्स 462, यस। देखो मुझे अभी ये याद तक चीज़ें याद है, तो ठीक है। तो अब हम एक स्टेप और ऊपर हैं। बट अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद दिमाग एकदम आंखें बंद करो और ये याद करो कि चैप्टर 17 में दिया क्या क्या है। मोटी मोटी चीज़ें भी याद करनी। पहला क्या दिया है, थेफ्ट है, फिर एक्सटॉर्शन है, फिर रॉबरी है, डेकॉइटी है, फिर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन है, फिर कुछ और है, फिर ट्रेसपास है, फिर कुछ और है। मतलब एक समझ लो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको ऐसे याद आई, तब समझ लेना कि अब आप थोड़ा सा ऊपर लेवल आपका हो गया है। फिर एक टाइम आएगा कि आपको पूरे जितने भी ग्रुप्स हैं अंडर चैप्टर 17 वो सारे याद रहेंगे। जब ये लेवल आ जाए ना तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप अपने अंदर लेके आना कि ये जो स्टेज है मेरी, इस स्टेज से मैं पीटी क्लियर कर लूँगा। ठीक, क्योंकि अगर कुछ स्टेट्स छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में दे आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस, राइट, कि 378 क्या है, या रॉबरी कहाँ, 390 सेक्शन क्या है, 395 क्या है, इस तरह से पूछते हैं। ठीक है, तो जब आपको ये स्टेज तक पहुंच जाओगे ना कि आपको सारे ग्रुप्स याद हैं, आपको ये याद है कि थेफ्ट कहाँ से कहाँ तक है, एक्सटॉर्शन कहाँ से कहाँ तक है, रॉबरी से डील करते हुए कौन कौन से सेक्शंस हैं, तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आना कि आई कैन क्लियर पीटी। ठीक है, अभी इसमें भी कुछ चीज़ें बची हैं, लाइक एमसीक्यू सॉल्व करना और लगातार करेक्शंस करते रहना, ये सब चीज़ें हैं। बट मैं एक तरीका बता रही हूँ कि आपको अपने ऊपर जो भरोसा है उसको कैसे इन्हांस करना है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि अब आपने क्या करना है, इस तरह से नोट्स बनाने हैं, इस तरह से अपनी पढ़ाई करनी है कि जब आप ये आँख बंद करो ना तो चैप्टर 17 याद आया, उसमें सारे ग्रुप्स याद आए। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि मुझे ये भी याद आ रहा है कि चैप्टर 17 में थेफ्ट का ये ब्लॉक है
और थेफ्ट के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या क्या हैं। जिस दिन आपने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स याद आ गए ना, उस दिन समझ लेना कि भाई अब मेरा जो लेवल है वो एक ठीक ठाक लेवल हो चुका है, जो एक एक्चुअल में जुडिशियल एस्पिरेंट, जो जुडिशियल क्वालिफायर होता है उसके होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ सेक्शंस लाइक पनिशमेंट किस में है, थेफ्ट का ही एग्जांपल ले रही हूँ, थेफ्ट की पनिशमेंट किस में है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये याद आ गया, आप समझ लो आप मेंस का आंसर लिख सकते हो, है ना। ये सब देखो अभी सिर्फ माइंड ओवर की बता रही हूँ, आपने अभी पेन नहीं उठाई है या बट यू नो इस स्टेज तक पहुँचते पहुँचते आप काफ़ी बार A4 शीट्स अपनी बेकार कर चुके होंगे, वो दैट इज़ यू नो प्री रिक्विजिट, उसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। बट अगर इस लेवल तक आप हैं, पीटी भी क्लियर कर सकते हो, मेंस भी क्लियर कर सकते हो, कुछ केस लॉज ऐड करने पड़ेंगे, वो सब एडिशनल वर्क है, वो हम बाद में कर लेंगे। पहले जो होता है लॉ पे हमारी होल्ड हो, वो कैसे होगी, वो ऐसे ही होगी। सो आज मैं एक मैंने ओवरव्यू दिया अभी आपको, उसके बाद लेट्स सी चैप्टर 17 एंड चैप्टर 17 के थ्रू आई ट्राई आपको ये बताना कि आप स्मार्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलो देखो, दिस इज द प्रेजेंटेशन और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अपनी बेयर एक्ट अपने सामने ओपन करके रखिए। आई हैव ऑलरेडी ओपनड इट। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं, बट मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए जिस फॉर्म में ये लिखा है उससे पहले मैंने क्या क्या एनालिसिस किया वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है चैप्टर 17 ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जब पढ़ना शुरू करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज जो मैं आपके साथ अब डिस्कस कर रही हूँ। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो 378 में थेफ्ट दिया है, ठीक है। 379 पनिशमेंट फॉर थेफ्ट एंड 380, 381, 382 ये सब कुछ थेफ्ट से रिलेटेड बातें कर रही है, ये आपको एकदम साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। देन 383 इज एक्सटॉर्शन, फिर पनिशमेंट, फिर कुछ एक्सटॉर्शन से रिलेटेड ही बातें। 389 पे एक्सटॉर्शन खत्म होता है। देन 390 इज रॉबरी, 391 इज डकॉयटी। अब यहीं से गेम खराब। ऐसा क्यों? क्योंकि 390 इज रॉबरी, 391 इज डकॉयटी। जब तक ये बुक मेरे सामने है या मैंने अभी भी पढ़ा है तो शाम तक पूछ ले कोई या कल तक पूछ ले कोई, शायद मुझे याद रहे। लेकिन जब नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ की बात करूंगी मैं, जब मैं और भी लॉज पढ़ चुकी हूँ, मैंने CPC पढ़ा, मैंने TPA पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, CRPC पढ़ा, मतलब व्हाट नॉट सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद जब मैं बैठूंगी तो मुझे ये याद करने में समस्या होगी कि 390 रॉबरी था या 391 रॉबरी था, क्योंकि अब रॉबरी का सीक्वेंस आगे नहीं बढ़ रहा है जैसे थेफ्ट का बढ़ा था। आई होप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ। बेयर एक्ट खोल के देखिए, वरना पल्ले नहीं पड़ना है फिर अभी तो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने 390 के बाद 390 में तो रॉबरी दिया, वेल एंड गुड भाई। 390 रॉबरी के बाद आपको रॉबरी पनिशमेंट फॉर रॉबरी दे देनी चाहिए थी, जो आप 392 में दिए हो, है ना। मतलब ये क्वेश्चन है जो हम खुद से पूछते हैं, लेजिस्लेचर से तो नहीं पूछ सकते कि वाई यू ड्राफ्टेड इन दिस पर्टिकुलर वे, है ना। वो हमारी मेहनत अब देखेंगे कैसे इस केओस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। नाउ 391 इज डेकॉइटी, पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी। अब आप देखो 395 में, क्यों भाई? अगर ऐसा करते कि डेकॉइटी दिया है और उसके नीचे पनिशमेंट फॉर डेकॉइटी दिया तो कितना ईजी होता। एक सेक्शन याद करते, दूसरा में अपने आप याद आ जाता। बट स्टोरी यहीं पे कॉम्प्लिकेट होती है और इसको जिसने सिंप्लीफाई कर लिया, एग्जाम आपका क्लियर है, ये आप मान के चलो, ठीक। तो अब देखो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी कि देखो इस तरह से आपको हे वायर फॉर्म में दिया हुआ है, बट यू हैव टू मैनेज इट। चलो फिर नीचे आते हैं, फिर डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, फिर बाकी सारी चीज़ें दी हैं। अब देखो आप जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है वो कैसे बनाया है, या अब देखो ऑफेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी में मैंने पहले थेफ्ट लिखा, देखो थेफ्ट लिखा है, एंड दीज आर माई ओन पर्सनल नोट्स। तो इसमें कुछ करेक्शंस भी हैं। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डालूंगी, बट नाउ या ये यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए है। तो ये जो करेक्शंस यहाँ पे हैं, प्लीज़ बेयर विद इट। इतना तो मतलब आई थिंक आई कैन टेक दिस लेवरेज एंड यस। सो मैंने पहले थेफ्ट लिखा है बहुत सिंपल फॉर्म में, थेफ्ट और उसकी पनिशमेंट। उसके बाद थेफ्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं पता, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या किया है, दिस इज एक्सटॉर्शन, ठीक है। तो एक्सटॉर्शन और उससे वो पनिशमेंट पार्ट किसमें, किसी किसी सेक्शन में वो खुद पनिशमेंट उसी में दी रहती है और किसी किसी सेक्शन में सिर्फ डेफिनेशन है और पनिशमेंट दूसरे सेक्शन में दी रहती है। तो उसको साथ में ही लिखो, अलग बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। लाइक
डेकॉइटी था, 391 डेकॉइटी एंड 395 इज पनिशमेंट। तो 391 और 395 उसको साथ में लिखो, उसको दूर दूर आप ऐसे मत पढ़ना 391, 392, 393 अभी याद आएगा भाई, बट एग्जाम टाइम में कुछ नहीं याद रहेगा, मैं बता रही हूँ। और इस तरह से आप 10 बार पढ़ोगे आप कभी नहीं भूलोगे, आपको ये पता रहेगा कि एक ग्रुप है 391 395 का, बस। ठीक, तो मैंने पहले थेफ्ट पढ़ा, फिर एक्सटॉर्शन पढ़ा, फिर मैंने रॉबरी पढ़ी, उसके बाद मैं डेकॉइटी पढ़ी, बस। एकदम सिंपल सिंपल बेसिक। देखो, सो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। थेफ्ट इज डिफाइंड अंडर 378। थेफ्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज द इंटेंशन होनी चाहिए किस चीज की, डिसऑनेस्ट टेकिंग की ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन ये भी आता है कि थेफ्ट किस तरह की प्रॉपर्टीज से डील करता है, तो इट डील्स विद मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, उसके पोजीशन से आपको लेके जाना, ओनरशिप से मतलब नहीं है। आई होप आप समझ रहे हो, यहाँ पे पोजीशन एंड ओनरशिप में डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं कि मैं इस बुक की ओनर हूँ, ठीक, ये बुक की ओनर हूँ, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये भी हो सकता है कि मेरी फ्रेंड है, वो मुझे अपनी बुक दे के गई है कि 2 दिन के लिए मेरी बुक रखो, मैं वापस आके तुमसे लूंगी, तो नाउ दिस बुक इज अंडर माई पोजीशन। अब मिस्टर सी आते हैं, वो क्या करते हैं, बिना मुझसे पूछे ये बुक लेके चले जाते हैं, तो थेफ्ट के लिए ही विल बी लाइबल। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ओनर थी बट ये मेरी पोजीशन में तो थी, तो आप उसको लेके चले गए। और जैसे ही थेफ्ट में टेकिंग होती है ना, जैसे ही आप मूव करते हो किसी भी चीज़ को, वैसे ही थेफ्ट कॉज हो जाती है। ठीक, देखो मैं इतना बहुत ही डिटेल में आपको इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि जजमेंट राइटिंग का एक पार्ट आता है, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बोल चुकी हूँ। जजमेंट राइटिंग में वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, वो सिर्फ एक शब्द घुमा देंगे, उस शब्द की वजह से आपका, जब आप जजमेंट लिखोगे ना, चार्ज फ्रेम करोगे, जजमेंट लिखोगे, तभी उन्हें समझ में आ जाएगा कि आपको सेक्शन पे कितनी होल्ड है, सेक्शंस की कितनी समझ है। ठीक, सो डिसऑनेस्ट टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पोजीशन किसी भी पर्सन का हो सकता है, कंसेंट आपने नहीं ली, मेरी फ्रेंड अपनी बुक मुझे दे के गई थी, आपने मुझसे कंसेंट मुझसे नहीं पूछा कि मैं ये बुक ले लूँ क्या, मैं 2 दिन के लिए पढ़ना है। आप आए, आपने देखा कि ये बुक रखी है, यहाँ पे कोई है नहीं, मैं कहीं और हूँ, आप बुक लिया और आपने आप चलता बने। तो मूव्स, आई हैव, ये टर्म मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है, जब आप जैसे ही मूव, आप यहाँ से लेके उठाए नहीं कि बस आप, यू आर लायबल फॉर 378 एंड 379। सो इसमें 5 एक्सप्लेनेशंस हैं। ये जो कंसेंट वाला पार्ट है, ये एक्सप्लेनेशन 5 डील करता है, दैट कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ठीक है, किसकी कंसेंट, यहाँ पे मेरी कंसेंट, जिसके पोजीशन में बुक है, जिसके पोजीशन में वो सामान है, उसकी कंसेंट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि मान लो कोई चीज़ है जो अर्थ से अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड टू अर्थ, तो जैसे ही आप उसको सिवियर करोगे, यानी अलग कर दोगे, जो भी चीज़ अर्थ से अटैच है, जिस मूवमेंट आपने उसको अलग किया, उसी मूवमेंट आपके अगेंस्ट 378 का जो ये ऑफेंस है वो अराइज हो जाता है। उसके बाद सेम ऑफेंस, यानी जैसे ही सिवियर करते हैं, एंड मान लीजिए कोई सामान था जो अर्थ में अटैच था, पहले तो आपने उसको हटाया, ठीक है, आपके अगेंस्ट 378 स्टार्ट हो गया, हटाने के बाद आपने उसको मूव किया, जैसे ही थोड़ा सा मूव किया, बस यू आर एब्सोल्युटली लायबल फॉर 379। उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम किसी सामान को चोरी करने के लिए एक कोई हिंड्रेंस है, उस हिंड्रेंस को वी रिमूव दैट हिंड्रेंस, और यू कैन से द ऑब्स्टिकल। जैसे ही हमने वो ऑब्स्टिकल रिमूव किया, वी आर लायबल फॉर थेफ्ट। उसके बाद मान लो कोई एनिमल है जो मतलब आपके सामने आ रहा है, तो आप जैसे उस एनिमल को हटाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, चोरी करने का। ठीक है, यू वांट टू कमिट थेफ्ट, और उसके रास्ते में जानवर है, जैसे ही आपको यू कॉज टू मूव दैट एनिमल, वैसे ही आपका यू आर लायबल फॉर 379 एंड 378। ठीक है, और कंसेंट में बता चुकी हूँ। इसकी पनिशमेंट इज 3 ईयर या फिर फाइन, या दोनों चीज़। अब देखो 3 और सेक्शंस हैं जो थेफ्ट से डील करते हैं, 380, 381, 382। देखो मैंने बस एक एक शब्द लिखा, इसको बोलते हैं कि आपको कीवर्ड्स लिखने हैं। क्या होते हैं कीवर्ड्स? ये होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। Keywords are dwelling house, clerk, servant, and after preparation for causing death, hurt या फिर restraint. Dwelling house से related 380, by clerk and servant इससे related 381, and after preparation made for causing death or restraint ये 382।
ये हैं कीवर्ड्स जो मैंने लिखे हैं। अगर आपको अभी अपने लेवल पे नहीं समझ आता, आप इसको ही नोट डाउन कर लो, फिर आप जब कई बार पढ़ेंगे तो खुद डिसाइफर आप कर पाएंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और उसके साथ साथ ही पनिशमेंट भी लिखते चलिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंडियन पीनल कोड हो गया या आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पेशली चैप्टर 17, चैप्टर 16, इसमें जितने इलस्ट्रेशंस दिए हैं ना, आप इलस्ट्रेशन छोड़ने की भूल नहीं कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्सटॉर्शन। देखो एक्सटॉर्शन में क्या होता है कि यू इंटेंशनली, आपका यहाँ पे इंटेंशन तो आप जानते हो मेंस रिया होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू इंटेंशनली पुट सम पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी। पहली चीज, जैसे आपने मुझे या किसी को ले लो, मिस्टर ए को ले लो, आपने इंटेंशनली मिस्टर ए को बोला कि देखो तुम्हारे पास कुछ है, कोई सामान है, या तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी के पेपर है जिसको आई कैन चेंज इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो आप उनको क्या बोलते हो कि तुम मुझे ये सामान दो, या ये यहाँ पे सिग्नेचर करो, या फिर यहाँ पे अपनी ये जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है ये मुझे दो, अदरवाइज मैं आपको मारूंगा, ठीक है। तो यू हैव पुट दैट पर्सन इनटू फियर ऑफ इंजरी। या आप बोलते हो कि तुम मुझे ऐसा चीज़ दो वरना आई विल बीट योर वाइफ, चिल्ड्रेन और योर पेरेंट्स, या फिर आप उनके किसी क्लोज फ्रेंड, या कभी ये एनिमल भी हो सकता है कि उनका कोई बहुत बहुत प्यारा सा कोई डॉग है या फिर सम कैट जो उन्होंने पेट करके रखा हो, आप बोलो कि आप मुझे दो वरना आई विल बीट और आई विल किल दिस पर्टिकुलर थिंग। इसलिए यहाँ पे लिखा है टू हिम और एनी अदर, किसी को भी आप हर्ट करने की धमकी दे सकते हो, और ऐसा करने के लिए यू डिसऑनेस्टली इंड्यूस दैट पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी या एनीथिंग साइंड और सील्ड विच यू कैन कन्वर्ट इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जब आप इस तरह की हरकत करते हैं, जिसको हिंदी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिरौती कहते हैं, पर्सन को डरा के धमका के सामान या फिर कुछ भी ले लेना, इस तरह की, या पेपर्स और सारी चीज़ें, तो वो एक्सटॉर्शन है, और उसकी पनिशमेंट इज देयर इन 384, 3 साल, फाइन बोथ। पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन इज सेम, इससे भी आपको ये याद रहेगा। नाउ देखो एक्सटॉर्शन के बाद हम रॉबरी पढ़ रहे हैं और डकैती पढ़ रहे हैं। एक चीज समझो, जब भी डकैती होती है ना, इट कंस्टिट्यूट्स रॉबरी। डकैती रॉबरी के थ्रू जाती है, रॉबरी थेफ्ट, और मतलब या थेफ्ट चोरी या फिरौती के थ्रू रॉबरी होती है, और रॉबरी के थ्रू डकैती होती है, ठीक है। व्हाट आई वांट टू से इज थेफ्ट कंस्टिट्यूट्स रॉबरी एंड रॉबरी इंक्लूड्स डकैती इंक्लूड्स रॉबरी एंड रॉबरी इंक्लूड्स थेफ्ट या फिर एक्सटॉर्शन। ये सारे जो 4 ग्रुप्स हैं, ये सब इंटर रिलेटेड हैं, ये 4 तरह के ऑफेंसेस, दे आर इंटरकनेक्टेड, इसलिए इसको मैंने एक जगह लिखा और एक साथ ही पढ़ा है ना। रॉबरी में क्या होता है, रॉबरी में 2 चीज़ें होती हैं, या तो थेफ्ट होगा या एक्सटॉर्शन होगा, इन दोनों के थ्रू ही रॉबरी होती है, बट इन दोनों में एक डिफरेंस है, और ये मेंस का क्वेश्चन बहुत वाइडली पूछते हैं। डीजीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीजीएस में पूछा जाता है, आपके राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रॉबरी व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो क्या होता है, थेफ्ट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हमने देख ही लिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें देखो, मैं इसको एक बार पढ़ देती हूँ। फॉर दैट एंड टू कंप्लीट द थेफ्ट, यानी थेफ्ट को कंप्लीट करने के लिए आपने क्या किया, यू वॉलेंटरली, जानबूझ के, यू कॉजेज और अटेम्प्ट टू कॉज एनी पर्सन डेथ, हर्ट या फिर रॉन्गफुल रेस्ट्रेन या फियर ऑफ दैट। मतलब आपने चोरी करने का जो रास्ता था, आपको चोरी करनी थी, और वो चोरी करने के लिए आपने किसी पर्सन को जानबूझ के या तो उसकी डेथ कर दी, या फिर उसको हर्ट किया, या फिर रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट कर लिया, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो वो जो आपकी थेफ्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा रॉबरी में। जब आप जानबूझ के परेशान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब, क्योंकि आपको थेफ्ट कंस्टिट्यूट करना था, लेकिन मीनवाइल यू कॉज्ड डेथ ऑफ एनी पर्सन, या फिर आपने उसको हर्ट किया, बुरी तरह से चोट पहुंचा दी, या फिर आपने रॉन्गफुली रेस्ट्रेन कर लिया, ठीक। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, व्हेन एक्सटॉर्शन कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी, तब ये होता है कि यू पुट दैट पर्सन, जिसके साथ आप, जिसको डरा रहे हो, धमका रहे हो फिरौती के लिए, इन फियर ऑफ डेथ, आप उसको अब बोल रहे हो कि मैं तुझे से, मैंने पहले बोला था कि आप बोलो कि नहीं तो तुम मुझे सामान दो, अदरवाइज आई विल किल योर वाइफ, अब आप उसको फियर ऑफ डेथ दे रहे हो, ठीक है। या इंस्टेंट हर्ट, कि अभी के अभी दो, अदरवाइज आई विल किल यू जस्ट नाउ, और आई बीट यू जस्ट नाउ, ठीक है। या रॉन्गफुली रेस्ट्रेंट करने की कोशिश करते हो उसको या किसी भी पर्सन को। एक्सटॉर्शन में तो ये चीज़ एसेंशियल है कि
ज़रूरी नहीं है कि उस जिस पर्सन से आपको लेना है आप उससे ही डरा धमका रहे हैं, आप उसे भी डरा धमका सकते हैं, या फिर किसी और पर्सन को जिससे इस पर्सन को असर पड़ता हो, अफेक्ट होता हो, लाइक उसका हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, पेट्स, एनी अदर पर्सन। उसके बाद एक्सटॉर्शन रॉबरी में जब कन्वर्ट होता है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप सारी चीज़ें करते हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, मार देंगे, या फिर रेस्ट्रेन कर रहे हो या हर्ट कर रहे हो, और आप उससे बोलते हो कि जो भी तुमको चीज़ हमें देनी है वो अभी के अभी दो, देन एंड देयर। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज हियर, देन एंड देयर। आप उसको बोलते हो कि डिलीवरी तुरंत के तुरंत दो, नहीं तो आई जस्ट किल यू, या फिर वही हर्ट और रेस्ट्रेन। तो ये थोड़ा थेफ्ट में आप उसको ये नहीं बोल रहे हो कि अभी के अभी दो, अदरवाइज आई विल डू दिस थिंग। बट आप ड्रॉप एक्सटॉर्शन जब करते हो तो आप बोलते हो कि मुझे अभी के अभी चाहिए, है ना। तो जब आप एक ये प्रैक्टिकल सी बात है, आप सोचो किसी को इतना डरा दो, धमका दो कि अभी के अभी करो, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट भी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने एक ग्रेविटी बढ़ा दी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी एंड व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। इसकी जो पनिशमेंट है 392 में है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years प्लस फाइन। और अगर रॉबरी आप हाईवे पे करते हैं बिटवीन सनसेट एंड सनराइज तो आपको ये बढ़ जाता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ आई थिंक इट्स 14, यस इट्स 14 years प्लस फाइन, ठीक है। और उसके साथ साथ आप अटेम्प्ट टू रॉबरी भी, यानी 390, 392 के साथ आप 393 भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 393 सेम लाइन में है, ये रॉबरी की बात करता है, और 393 अटेम्प्ट टू रॉबरी की बात करता है। नाउ 391 एंड 395 ये सेम ब्लॉक है। 391 इज डेकॉइटी एंड 395 इज पनिशमेंट टू डेकॉइटी, दैट इज रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years प्लस फाइन या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो क्या होता है जब आप यही रॉबरी वगैरह सब सीन कर रहे हैं, लेकिन आप जितने लोग हो, आपकी संख्या 5 या उससे ज़्यादा है, यानी मिनिमम 5 या फिर उससे ज़्यादा, जब इतने सारे लोग एक साथ मिलकर ये काम करते हैं, देन द रॉबरी कन्वर्ट्स इनटू डेकॉइटी, बस, ठीक है। इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें से ऐसा नहीं है कोई एक बंदा भी कुछ करेगा तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि उसने किया था, डेथ उसने कर दी, मैंने तो नहीं किया, नो, आप कंजॉइंटली आप लायबल होगे उसमें, ठीक है। नाउ 396 इज डेकॉइटी विद मर्डर। जब आप डेकॉइटी करते हो और साथ साथ मर्डर भी हो जाता है, तो आप में से कोई भी एक करे, यू ऑल विल बी लाइबल। तो उसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 years। सो दिस वॉज, अच्छा, एक्सटॉर्शन से रिलेटेड कुछ और सेक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो पहले तो एक हेडिंग लिखो, पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ। इसको लिखने से ये जो फ्रेज है, इसको लिखने के बाद आपकी बस बहुत इजी हो जाएगा। इसमें 385, 387, 389 तीन सेक्शंस पढ़ने हैं। पुटिंग द पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, डेथ, ग्रीवियस हर्ट और ऑक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो 385 में इंजरी की बात है, 387 में डेथ या ग्रीवियस हर्ट की बात है, और एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस की बात 389 में है, ठीक। और सेकंड आप सब हेडिंग जो बनाओ ये है एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ, हूएवर कमिट्स एक्सटॉर्शन। जो भी एक्सटॉर्शन करने जा रहा है वो एक्सटॉर्शन कर कैसे रहा है, बाय पुटिंग, ठीक है। एक्सटॉर्शन करने का जो तरीका है, इट्स बाय पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ, सेम है डेथ, ग्रीवियस हर्ट और थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस, पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखो जब आप इस तरह से बनाओगे ना, सो आपको याद करने में आसानी होगी, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको याद ही नहीं है तो आप प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू कुछ भी हो, यू कैन नॉट कॉम्पीट एट एनी लेवल, ठीक है ना। इस तरह से आप बनाइए और उसके बाद फिर आप बेरैक पढ़िए, आपको देखना बहुत ईजी रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है 403, 404, बस ये यहीं पे ख़त्म है। उसके बाद हम देखेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दैट इज 405 एंड 406, ठीक। एंड द नेक्स्ट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। अब देखो डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है, दैट इज, व्हाट इज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। पहली चीज तो डिसऑनेस्टली, यू हैव टू बी डिसऑनेस्ट। आपका इंटेंशन तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, यू आर डिसऑनेस्ट ऑफ डूइंग व्हाट, मिसएप्रोप्रिएटिंग या फिर कन्वर्ट करना। या तो आप गलत तरह से प्रॉपर्टी को मिसएप्रोप्रिएट यानी गलत तरीके से उसे आप एक्वायर करना चाहते हो, आप रखना चाहते हो, आप लेना चाहते हो, या कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है।
किसके लिए? टू हिज ओन यूज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये शब्द नहीं भूलना है। आप वो जो चेंज लाना चाहते हो उस प्रॉपर्टी में, वो अपने पर्सनल यूज के लिए लाना चाहते हो, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन दो इसमें दिए गए हैं, आपने ये पढ़ने हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, एग्जाम में कहीं से भी पूछता है। जस्ट वेट अ मिनट। या तो वैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा, बट देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या डीएमपी में है, दैट इज कि वो आप डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट या कन्वर्ट करना चाहते हो बट फॉर योर ओन पर्सनल यूज, ठीक है। बस वहीं पे समझ लेना कि अगर कहीं पे ये फ्रेज एब्सेंट है कि अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा है, तो यानी डीएमपी यानी 403 तो नहीं ही होगा, एंड उसकी पनिशमेंट यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, if you know dishonestly misappropriate any property which is possessed by a person who is dead, जिसकी डेथ हो चुकी है, ठीक है, यानी कि जो डिसीज्ड है, तब आपकी सज़ा जो है 3 साल प्लस फाइन। आपको सेक्शन याद रखना है, पहली चीज़ ही किस सेक्शन में ये दिया हुआ है, ऐसे पूछा जाता है। एंड द सेकेंड इज कि अगर जो पर्सन डिसीज पर्सन है, ही वॉज योर क्लर्क और योर सर्वेंट, और तब आपने उसकी प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट कर लिया, कन्वर्ट कर ली फॉर योर ओन यूज़, तो उसका जो सेक्शन है दैट पनिशमेंट है वो इंक्रीज कर जाती है, दैट इज 7 years, और फाइन भी मिलता है, फाइन भी मतलब देना पड़ता है आपको। नाउ नेक्स्ट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 405 406, ये एक चंक बनेगा आपका। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट दोनों तरह की प्रॉपर्टी से डील करता है, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है। तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखो, पहले तो प्रॉपर्टी इंटरेस्टमेंट होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी को इंटरेस्ट किया गया हो किसी पर्सन में। अगर इंटरेस्टमेंट नहीं है, यानी मेरे इंटरेस्टमेंट यानी कि नहीं है मेरे में, देन द सामने वाला पर्सन विल नॉट बी लायबल फॉर, जिसने भी प्रॉपर्टी को क्रिमिनली ब्रीच किया, ही विल नॉट बी लायबल फॉर सीबीटी, ठीक है। तभी वहाँ पे देखो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ट्रस्ट के लिए इंटरेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो भी बंदा ऐसा करना चाहता है उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। थर्ड वही चीज़ है कि मिस एप्रोप्रिएट करे या फिर कन्वर्ट करे टू हिज ओन यूज टू द डेट्रीमेंट ऑफ द पर्सन हु एंट्रस्टेड इट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से डिस्पोज करेंगे इस प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू, बट वैसे ना करके किसी दूसरी तरह से उसने कर दिया। इसमें देखो सीबीटी में सबसे इंपॉर्टेंट है, यू विल हैव टू रीड द इलस्ट्रेशंस, इसमें भी और डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में भी इलस्ट्रेशन ही है जो सेक्शन को क्लियरली आपको समझा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई सारे एंगल्स होते हैं, किसी के सीबीटी होगा किसी के नहीं होगा, ये समझने का बेस्ट तरीका है इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, सो यू कैन नॉट मिस दैट, उसको आप देखना। और 407 408 एंड 409 409 ये आप देखो, इसको अब ऐसे ही एज इट इज लिखेगा। 407 डील्स विद द कैरियर, 408 डील्स विद द क्लर्क एंड 409 डील्स विद द पब्लिक सर्वेंट, बैंकर, मर्चेंट या फिर कोई ऐसे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज 405 एंड 406 एंड इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशन जाहिर सी बात है वो तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो पॉसिबल भी नहीं है, वो आपको बेयर एक्ट से पढ़ना ही पड़ेगा और कई बार उसको पढ़िए। नेक्स्ट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। स्टोलन प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सेक्शन ही है, दैट इज जस्ट अ मिनट, व्हाट इज हैपनिंग, या यानी कि जो प्रॉपर्टी है इफ इट इज ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, या प्रॉपर्टी मिसएप्रोप्रिएट की गई थी, मिस्टर सी ने मिसएप्रोप्रिएट किया, मुझे ला के दे दिया, मुझको ये पता है कि उसने मिसएप्रोप्रिएट किया है उस प्रॉपर्टी को, या उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, या मुझे ये पता है कि उसने एक्सटॉर्शन या थेफ्ट या रॉबरी की है, या मान लो क्लियरली नहीं पता है बट मुझे हिंट है कहीं ना कहीं से, मुझको ये लगता है कि उसने ऐसा किया, फिर भी उस सामान को मैंने अपने पास रख लिया, तो दैट इज अ स्टोलन प्रॉपर्टी, ठीक है। और जो ऐसा करता है फिर दैट पर्सन वुड बी लायबल फॉर दिस ऑफेंस, इसीलिए लिखा है पोजीशन ट्रांसफर बाय, पोजीशन ट्रांसफर की गई इनके थ्रू, ठीक है। एंड अच्छा, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रॉपर्टी थी इट एक्चुअली वापस आ गई उस पर्सन के पास जिसकी वो थी, ठीक है। मान लो मेरी प्रॉपर्टी थी, वो चोरी होकर किसी और के पास गई, स्टोलन प्रॉपर्टी के रूप में किसी ने उसको रख लिया, उसको पता चल, उसको समझ में आ गया कि अच्छा ठीक है ये चोरी की प्रॉपर्टी है, रख लिया, बट एनी हाउ मान लो उसके घर में एक बच्चा था, उसने लाके वो प्रॉपर्टी मुझे दे दी, उसको नहीं पता था ये सब क्या चल रहा है, उसने लाके मुझे दे दी, तो जब ये वापस मेरे ही पास आ गई तो
जिसका मतलब आई वॉज द रियल ओनर, जो मेरे पास अगर आ गई है तब वो स्टोलन एज अ स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है प्रॉपर्टी कम्स बैक टू द रियल ओनर लीगली एंटाइटल, जो लीगली एंटाइटल है टू पजेस दैट प्रॉपर्टी, तब वो नो स्टोलन प्रॉपर्टी वो नहीं रह जाएगी। और स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए देखो आप ये सारे सेक्शन साथ में पढ़िएगा, 411, 412, 413 एंड 414 साथ में पढ़ने से अगेन वही फायदा है कि आपको पूरा पूरा याद रहेगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, गलती नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ सामने लेके आती हूँ, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक हो गया, स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, चीटिंग में एंड उसके अलावा जो ट्रेसपास वाला पार्ट है वो मुझे आपको समझाने में टाइम लगेगा, एंड द टाइम लिमिट ऑफ दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी एक्सीडिंग। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके लिए लेके आती हूँ, एंड आई होप ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, और अगर सीरियसली अच्छा लग रहा है तो इसे आप यूज़ करो अपने लिए, अपनी पढ़ाई को बेटर करने के लिए यूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको इससे फ़ायदा मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं और बेटर वर्क करके आपके सामने कुछ नया तरीका ला सकूं, जिससे सेक्शंस आपको लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत ही अच्छे से याद हो जाए कि आप उसे नहीं भूलें, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में कहीं पे भी, क्योंकि दिमाग में नहीं है तो कहीं नहीं है, फिर ना आप क्या कर पाओगे, आप ना क्वेश्चन लगा पाओगे और आंसर राइटिंग तो फिर आप भूल ही जाइए, क्योंकि सामने बेरैक नहीं रहती, सामने नोट से सामने कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन आवर पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर 17 का एंड स्मार्ट नोट्स के एनालिसिस में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ बी इन टच एंड वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एज वेल।